अब देखिए जी, आज हम लोग साइक्लोट्रॉन पढ़ने जा रहे हैं। साइक्लोट्रॉन जो बोर्ड लेवल में पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाता है, डिस्क्राइब विद प्रिंसिपल द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए साइक्लोट्रॉन। इसका मतलब क्या है, सिद्धांत सहित साइक्लोट्रॉन की बनावट एवं क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। अब देखिए आगे कि साइक्लोट्रॉन के बारे में पूरा डिटेल्स में आज हम लोग देखेंगे कि उसका बनावट कैसे है, उसके क्रियाविधि कैसे होगा, किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, सब कुछ पूरा डिटेल्स में आज हम लोग देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले इस साइक्लोट्रॉन का जो उपयोग है, इसका किस काम में इसका उपयोग किया जाता है साइक्लोट्रॉन। पहला है कि धनावेशित कण को त्वरित करने में, त्वरित मतलब एक्साइटेड। इसका मतलब क्या है, धनावेशित कण क्या क्या है, जैसे अल्फा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि, ये सब हो गया पॉजिटिव कण। पॉजिटिव कण को त्वरित करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए कि त्वरित करने के बाद इसका उपयोग कहाँ पर उपयोग किया जाएगा। अब देखिए जैसे हम लोग पढ़े अल्फा रेज। अल्फा रेज क्या जी, पॉजिटिव किरण है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, बिल्कुल सही। अब देखिए इसका उपयोग किया जाता है जैसे नाभिक के स्ट्रक्चर को पता करने में। इसका मतलब नाभिक के स्ट्रक्चर, जैसे रदरफोर्ड का मॉडल आप लोग पढ़े भी होंगे, केमिस्ट्री में भी देखे हैं कि 9000 में से एक किरण जिस रूट में गया उसी रूट में वापस आ गया। इसका मतलब बीच में क्या मिला, पॉजिटिव। अब देखिए ये अल्फा रेज जो है ये कहाँ से उत्पन्न होता है, अल्फा कण से। तो अल्फा कण को अगर एक्साइटेड बना दें तो क्या होगा, वहाँ पे रेज का भी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो क्या होगा, जैसे इंजीनियर के क्षेत्रों में इसका उपयोग आसानी से हम लोग कर सकते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसका उपयोग जैसे कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में भी इसका योगदान है साइक्लोट्रॉन का। अब देखिए साइंटिस्ट के क्षेत्र में भी है, मेडिकल के क्षेत्र में भी है और इंजीनियर के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए सबसे पहले इतना तो पकड़ में आ गया, तो इसका आविष्कार कौन किया था 1932 में। कब, इन्वेंटर 1932 में ई.ओ. लॉरेंस, ई.ओ. लॉरेंस और मैक्स स्टेनबेक, ये दोनों साइंटिस्ट मिलके इसका आविष्कार किया था। अब देखिए जिस कारण ई.ओ. लॉरेंस को 1939 में 1939 में इसको गोल्ड मेडल भी मिला था साइक्लोट्रॉन का आविष्कार के कारण। अब देखिए फिर आगे सबसे पहले देखते हैं इसका बनावट। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग पिछले क्लास में भी देखे हैं लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है जी, लॉरेंज बल क्या होता है, कोई भी पार्टिकल को यानी आवेशित कण को कोई भी चुंबक क्षेत्र में अगर छोड़ दें, अगर चुंबक क्षेत्र के साथ साथ अगर विद्युत क्षेत्र भी अनुभव करेगा तो वहाँ पर दो तरह का बल लगता है। अब दो तरह का बल लगेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। दोनों बल को अगर ऐड कर देंगे, एक साथ विचार करेंगे तो उसको बोलते क्या, लॉरेंज फोर्स या लॉरेंज बल। अब देखिए इनमें से इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग हटा भी सकते हैं, विद्युत क्षेत्र का अगर हटा देंगे तो कौन सा फोर्स बचा, चुंबकीय बल। अब देखिए चुंबकीय बल जो है, अब देखिए चुंबकीय बल के लिए व्यंजक क्या आया था, वेक्टर ऑफ F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। ये वेक्टर हटेगा तो क्या आएगा, Q VB साइन थीटा। ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। ये है लॉरेंज बल। कोई भी धनावेशित कण को चुंबक क्षेत्र में रखने पर उसमें जो गति करेगा तो उसमें एक बल अनुभव होगा, उस बल को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज बल। अब देखिए इसके आगे डायग्राम, साइक्लोट्रॉन का डायग्राम हम लोग कैसे देखेंगे। इसमें दो खोखला डिश
इसमें 2 खोखला डिश होते हैं। अब देखिए अर्धचंद्राकार आकृति का 2 गो खोखला डिश है। इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, धनावेशित कण को रख देंगे, या पॉजिटिव कण, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे ड्यूटॉन हो, चाहे अल्फा कण हो। फिर क्या करेंगे, इसको समरूप चुंबक क्षेत्र में रखना होगा। ऊपर साइड लेंगे N, नीचे साइड ले लिए S। अब क्या होगा, यहाँ पर समरूप चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा। समरूप चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा तो क्या होगा, इसके डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन एक ऊपर साइड एक नीचे साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन अंदर की ओर। ये शो कर रहा है समरूप चुंबक क्षेत्र, लेकिन ये इसके डायरेक्शन है अंदर की ओर। अब देखिए आगे, ये जो इसको लेंगे डिश 1 और इसको लेंगे डिश 2। अब डिश 1 और डिश 2 को उच्च दोलित्र आवृत्ति के साथ जोड़ देंगे। इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर के साथ जोड़ देंगे, जिस कारण क्या होगा, यहाँ से हमको विद्युत क्षेत्र मिलेगी। विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यहाँ पर कौन सा कारण है जी, एसी कारण है। एसी कारण है तो क्या है, वहाँ पर भी आवेश गति कर रहा है, वहाँ पर कारण उत्पन्न हो रहा है। एसी कारण का ग्राफ के साथ है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, जो साइन थीटा का ग्राफ पालन करता है। साइन थीटा ऊपर साइड हाफ चक्कर क्या जाएगा, पॉजिटिव, फिर हाफ चक्कर हो जाएगा नेगेटिव। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे कि हाफ चक्कर जाएगा पॉजिटिव तो हाफ चक्कर जाएगा नेगेटिव। जब ये हाफ चक्कर में रहेगा पॉजिटिव तब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव कण है ये डिश 1 हो जाएगा पॉजिटिव, तब ये पॉजिटिव कण किधर भागेगा, D2 है नेगेटिव और D1 है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जो यूनिट 1 में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोग पढ़े हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है जी, रिपल्सन यानी विकर्षण, और पॉजिटिव नेगेटिव आकर्षण। आप देखिए पॉजिटिव कण जाएगा आगे की ओर, लेकिन फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। हम पहले बता चुके हैं, 2 को चुंबक डाल दिए तो यहाँ पर समरूप चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर। ये माध्यमा मिडिल फिंगर की ओर जा रहा है कौन, धनावेशित कण, आवेश। अब बल लगेगा ऊपर की ओर। तो हम लोग पिछले क्लास में भी हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं कि कोई भी समरूप चुंबक क्षेत्र में कोई पार्टिकल मूव कर भी वेग से, अंदर की ओर चुंबक क्षेत्र है, ऊपर की ओर लगेगा बल, तो कण की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में बल लगेगा इधर, तो ये थोड़ा टान लेगा। जो परिणामी का डायरेक्शन जो होगा वो थोड़ा मूव करेगा। फिर इस पॉइंट में भी देखे थे ये V की डायरेक्शन, इधर देखे थे F की डायरेक्शन, तो यहाँ पर भी थोड़ा टान लेगा। तो क्या होगा, वो सर्कुलर पथ में आ जाएगा, सर्कुलर पथ में आ जाएगा। तो सर्कुलर पथ में तो आएगा, लेकिन ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉक होगा। इधर देखिए ये ऊपर क्यों जा रहा है भाई, तो इधर से मूव करेगा तो हो गया एंटी क्लॉक। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अगर बाहर की ओर हो तो हो जाएगा क्लॉकवाइज। बस यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अब देखिए ये मूव करेगा तो फिर टर्न लेगा। क्यों टर्न लेगा, ध्यान देना, जो कि यहाँ पर समरूप चुंबक क्षेत्र है जिस कारण टर्न ले, विद्युत क्षेत्र में ये टर्न नहीं लेगा। दूसरी बात क्या है, ये हाफ चक्कर पूरा करने के पश्चात इसके प्रकृति बदल दी जाती है। इसका मतलब जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, भी हो गया नेगेटिव। फिर ये भागेगा किधर, इधर। फिर ये हाफ चक्कर पूरा किया, ऐसे प्रकृति इसका बदलती जाती है। एक समय कैसा होगा, क्यों चूचक ग्रहण कर ये विंडो खिड़की से होते हुए लक्ष्य में जाकर टकराएगा। विंडो खिड़की से होते हुए टारगेट लक्ष्य में जाके टकराता है। कौन, धनावेशित कण। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे,
इसका सिद्धांत क्या आएगा, इसका बनावट क्या आएगा, चलिए सब कुछ बोल देते हैं कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा युक्ति है जिसका उपयोग धनावेशित कण जैसे अल्फा कण, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि को त्वरित करने में किया जाता है। इसका मतलब एक्साइटेड। मान के चलो कोई आदमी 10 किलोमीटर पिकअप से जा रही है रास्ते से, कोई बाइक लेके 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन पीछे से उसको धकेल रहे हैं, तो क्या हो, उसको एक्स्ट्रा फोर्स मिल गया, तो क्या 10 किलोमीटर पर आवर की पिकअप से चलेगी? नहीं, उससे भी इसका पिकअप बढ़ जाएगा। बस यही है साइक्लोट्रॉन का सिस्टम। इसका मतलब उसका वेग को हाई करने में साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। किसका? धनावेशित कण का। फिर यहाँ पर सवाल उठेगा, सर धनावेशित कण तो ठीक है, तो क्या ऋणावेशित कण इसमें क्या डाल सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन? ये साइक्लोट्रॉन का डिमेरिट, इसका मतलब कमजोरी। इलेक्ट्रॉन को इसमें डाल देंगे ना, तो साइक्लोट्रॉन का जो गति होता है ये निम्न ऊर्जा ग्रहण करने पर भी इसको बहुत उच्च वेग से गति करता है, जो कि ये संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे ना तो ये काम नहीं करेगा। दूसरी बात, यहाँ पर अगर उदासीन कण, उदासीन कण क्या क्या है बोलिए? जैसे न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का अगर यहाँ पर रख देंगे, कहाँ पर? मिडिल पॉइंट में, तो क्या वो गति करेगा? नहीं, वो गति नहीं करेगा। क्यों? जो कि उसमें कोई आवेश का प्रभाव नहीं पड़ेगी, जिस कारण वो गति नहीं करेगा। तो ये भी है इसका डिमेरिट साइक्लोट्रॉन का, कि इसमें इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकता है। दूसरा बात, कि इसमें उदासीन कण जैसे कोई भी कण को ये त्वरित नहीं कर सकता है। क्लियर? अब चलिए हम लोग देखते हैं सिद्धांत। सिद्धांत ये किस सिद्धांत पर काम करेगा? जो साइक्लोट्रॉन को देख लिए बनावटी में, कि साइक्लोट्रॉन इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि किसी समरूप चुंबक क्षेत्र में धनावेशित गतिशील कण लॉरेंज बल अनुभव करता है। समझ में आ गया? इसका मतलब समरूप चुंबक क्षेत्र में लॉरेंज बल अनुभव करता है। समझ में आया? फिर एक बार बोल देते हैं कि साइक्लोट्रॉन इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि किसी समरूप चुंबक क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण, गतिशील आवेशित कण लॉरेंज बल अनुभव करता है। समझ में आ गया? अब देखिए आगे, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे इसका बनावट एवं क्रियाविधि में। तो सबसे पहले इसका बनावट देखते हैं। बनावट क्या है? चलिए सबसे पहले जो डायग्राम में जो देख रहे हैं वही लिखना है। क्या है डायग्राम में? इसमें दो अर्धचंद्राकार खोखला डिश D1 तथा D2 होते हैं। अब देखिए आगे, जिसके मध्य कुछ अंतराल होते हैं जहाँ पर धनावेशित कण को रखा जाता है। D1 तथा D2 को उच्च आवृत्ति दोलित्र के साथ जोड़ दिया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर के साथ जोड़ दिया जाता है, तथा पूरे संयोजन को एक समरूप चुंबक क्षेत्र के मध्य स्थापित किया जाता है, तथा समरूप चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। समझ में आया? ये हो गया इसका बनावट। इसका मतलब बनावट जब भी लिखना है तो जो देख रहे हैं वही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ज़्यादा लिख भी दिए तो क्या नंबर थोड़ी ज़्यादा मिलेगा। जैक बोर्ड में यानी बोर्ड लेवल में ये 5 नंबर के लिए सवाल पूछते हैं, तो ये लैंग्वेज ज़्यादा भर देंगे ना तो लैंग्वेज में ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए जितना देख रहे हैं उतना ही लैंग्वेज डालना है। इसका मतलब इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे किसमें? प्रारंभिक अवस्था में D1 को धनावेशित तथा D2 को ऋणावेशित किया जाता है, जिस कारण धनावेशित कण D2 की ओर आकर्षित हो जाता है। अर्धचंद्र पूरा करने के पश्चात इसकी प्रकृति बदल दी जाती है, जिस कारण धनावेशित कण D1 की ओर आकर्षित हो जाता है। ये प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है, जिससे गतिशील आवेशित कण उच्च ऊर्जा ग्रहण कर उसके सर्किल पथ से खिड़की से होते हुए लक्ष्य में जाके टकराते हैं। समझ में आ गया? क्या कहना है? प्रारंभिक अवस्था में D1 को धनावेशित, D2 को ऋणावेशित किया जाता है, जिस कारण धनावेशित कण D2 को आकर्षित हो जाता है,
अर्धचंद्र पूरा करने के पश्चात इसकी प्रकृति बदल दी जाती है, विद्युत क्षेत्र की प्रकृति बदल दी जाती है, जिस कारण धनावेशित कण D1 की ओर आकर्षित हो जाता है। ये प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है, जिससे धनावेशित आवेशित कण उच्च ऊर्जा ग्रहण कर खिड़की से होते हुए लक्ष्य में जाके टकराते हैं। वाह, अब इसके आते हैं मैथमेटिक्स। चलिए इसका आगे देखते हैं मैथमेटिक्स कि समरूप चुंबक क्षेत्र में समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर आवेशित कण द्वारा अनुभव किया गया लॉरेंट बल। अनुभव किया गया लॉरेंट बल क्या आएगा जी? QBB साइन थीटा। अब देखिए जहाँ थीटा का मान क्या होगा जी? 90 डिग्री। क्यों? जो कि यहाँ पे समरूप चुंबक क्षेत्र में धनावेशित कण लंबवत पर गति कर रहा है। अगर ये सीधा गति करेगा तो पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि समरूप चुंबक क्षेत्र में सीधा गति करेगा तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। अब थीटा का मान 0 होगा तो क्या होगा? साइन 0 का मान 0, उसमें बल नहीं लगेगा। बल नहीं लगेगा तो क्या वो गति करेगा? नहीं करेगा। इसलिए इसमें लंबवत गति करता है, जिस कारण यहाँ पर बल लगेगा, लॉरेंट बल। अब देखिए यहाँ पर 90 पुट करेंगे, साइन 90 तो क्या आएगा मान? F = QBB साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो F = क्या होगा? QBB। यह समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर क्या होगा? ये जो कण है धनावेशित कण वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, तो क्या लिखेंगे? क्योंकि कण वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, तो क्या आएगा? अभिकेंद्री बल का इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं 11th क्लास में, mv²/r। इसका मतलब लॉरेंट बल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अभिकेंद्री बल में। इसका मतलब यहाँ पर चुंबक क्षेत्र में आवेश पर क्या बल लग रहा है? लॉरेंट बल। और लॉरेंट बल जब गति कर रहा है, मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है? पूरा सिस्टम पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। वो जो सर्कुलर पथ में मूव करेगा ना, तो कौन सा बल अनुभव करेगा? अभिकेंद्री बल। लेकिन कौन सा बल किस में कन्वर्ट हुआ? लॉरेंट बल कन्वर्ट हो गया अभिकेंद्री बल में। इसका मतलब जो लॉरेंट बल है वही है अभिकेंद्री बल। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसको समीकरण क्या ले लेंगे? 2। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड क्या आएगा जी? QBB = mv²/r। क्या क्या खत्म होगा? ये भी मर गया। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर रेडियस, ये जो रेडियस बन रहा है इसका वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। समझ में क्या बोले? इसका मतलब धीरे धीरे इसका गति भी बढ़ रहा है तो बल भी बढ़ रहा है। बल भी बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? इसका रेडियस भी बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा रेडियस देखिए बाहर में है। यहाँ से यहाँ पर जब बात करेंगे ना तो रेडियस सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। तो रेडियस बढ़ेगा तो उसका बल का मान भी बढ़ेगा। यही है इसका सिस्टमेटिक। अब ये पर R बराबर क्या लिख सकते हैं? mv/QB। इसको समीकरण क्या ले लेंगे? 3rd। और V बराबर देखा जाए तो क्या आएगा? उसका वेग, आवेशित कण का वेग क्या आएगा? QBr/m। इसको इक्वेशन 4। चलिए यहाँ तक लिखिए। अब देखिए इसके आगे, अब देखिए कण जो घूम रहे हैं, हाफ चक्कर घूमने में कितना टाइम लगेगा? पूरे चक्कर को बोलते हैं आवर्तकाल। तो क्या लिखेंगे कि कण द्वारा
अर्धचंद्राकार पर अर्धवृत्त को पूरा करने में लगा समय, तो क्या आएगा जी? समय बराबर चाल, तो क्या आएगा? टी। दूरी क्या आएगा? 2 पाई है, लेकिन अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में क्या होता है? पाई आर। और चाल क्या आएगा? भी। भी का मान यहाँ से पुट करेंगे या आर का मान पुट करिए, जो करेंगे करिए, कोई बात नहीं है। तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा? अगर पाई हो गया, आर का मान पुट करिए, एम भी बटे भी, यहाँ पर क्या है? क्यू बी। फिर क्या क्या कैंसिल होगा? यहाँ पर देखिए भी, ये भी कैंसिल, तो टी बराबर बच्चा पाई एम बटे क्यू बी। ये आ गया अर्धवृत्त के लिए समय अवधि, टाइम पीरियड। चलिए यहाँ तक लिखिए। अब देखिए आगे हम लोग क्या देखेंगे कि प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र का आवर्तकाल अगर हाफ चक्कर में क्या T/2 हो। आवर्तकाल हम लोग क्या देखे थे? विद्युत क्षेत्र का एक पूर्ण चक्कर में क्या लेते हैं? T। तो हाफ चक्कर क्या आएगा? T/2। ये हाफ चक्कर पूरा करने में लगा समय विद्युत क्षेत्र का अगर T/2 हो, तो हाफ चक्कर में क्या होगा? ये स्मॉल टी के बराबर हो जाए क्या? वो कण का समय अवधि। तो क्या आएगा? ये कण एक साइड से दूसरे साइड में त्वरित करेगा। समझ में आया? तो चलिए लिखिए। जैसे प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल हम लोग क्या लीजिए? एक पूर्ण चक्कर का टी समय लिए, लेकिन ये हाफ चक्कर क्या देख रहे हैं? पॉजिटिव। फिर हाफ चक्कर नेगेटिव। ये हाफ चक्कर T/2 के बराबर ये कण का आवर्तकाल हो जाए। कण का आवर्तकाल मतलब स्मॉल टी हो जाए, तो कण क्या होगा? एक साइड से दूसरे साइड से त्वरित करेगा। समझ में आया केवल है? अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्मॉल टी बराबर किसके बराबर हो गया? T/2 के बराबर हो गया। यानी कण का आवर्तकाल स्मॉल टी और प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल क्या? T/2। दोनों आपस में बराबर हो जाए तो क्या होगा? इसका भी मान चेंज हो रहा है तो उसका एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से आ जाएगी। इसका मतलब एक साइड से दूसरे सिस्टम में क्या? त्वरित हो जाएगा। समझ में आ गया? तो लिख सकते हैं स्मॉल टी बराबर T/2। तो बिग टी बराबर क्या आएगा जी? 2T। तो बिग टी बराबर क्या आएगा? टी का मान यहाँ से पुट कर दीजिए इक्वेशन 5 से। तो क्या आएगा? 2 पाई एम बटे क्यू बी। ये इक्वेशन कर दीजिए 6। ये आ गया मेरा टाइम पीरियड। अब क्या दिखाना है कि कण की आवृत्ति। लिखिए कण की आवृत्ति। कण की आवृत्ति यानी न्यू बराबर क्या होता है जी? 1 बटे आवर्तकाल यानी टी। तो क्या आएगा? इसको पलट देंगे तो क्या आएगा? क्यू भी चल जाएगा ऊपर, 2 पाई हम आ जाएगा नीचे। ये हो गया इक्वेशन 7। ये हो गया इक्वेशन 7। अब देखिए फिर आगे यहाँ तक लिखते चलिए। इसके बाद क्या दिखाना है कि कण की कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति हम लोग पिछली क्लास में भी देखे थे। क्या होता है जी? कण का कोणीय आवृत्ति। कण की कोणीय आवृत्ति ओमेगा से हम लोग इंडिकेट करते हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है जी? 2 पाई न्यू। यार पिछले क्लास में क्या देखे थे? देखिए ये साइन थीटा का ग्राफ है। जब प्रत्यावर्ती धारा जो पालन करेगा ना, जो साइन थीटा का ग्राफ पालन करेगा, ऊपर साइड प्लस नीचे साइड नेगेटिव। तो पर सेकंड दोनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। इसका मतलब एफ या न्यू जैसे लिखिएगा, स्मॉल एफ या न्यू। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हम लोग लिए थे? 2 पाई यानी डिस्प्लेसमेंट 2 पाई। और एक पूर्ण चक्कर की टाइम क्या लिए थे? टी। तो ओमेगा क्या था? कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी।
बेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। आप देखिए उसको ऐसे लिख सकते हैं 2π/t, इसको ऐसे गुना कर सकते हैं 1/t। 1/t बराबर क्या लिख सकते हैं, न्यू या एफ। तो ओमेगा बराबर क्या आया था, 2π न्यू या 2π/f यानी स्मॉल एफ। इतना पकड़ में आ गया। आप देखिए आगे इसका मान पुट कर दीजिए, न्यू का मान 2π न्यू का मान क्या जी, Q/2πm। ये आगे खत्म होगा, 2π कैंसिल, तो ओमेगा बराबर क्या बचा, Q/m। यह आ गया मेरे कोणीय आवृत्ति। आगे क्या निकालना है लास्ट तक कि कण जो गति कर रहा है तो कितना ऊर्जा लेके भाग रहा है। इसका मतलब कण की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। लिखिए कण की गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है जी, हाफ mv²। हाफ तो हाफ रहेगा, m तो m रहेगा, v का मान यहाँ से पुट कर दीजिए, यहाँ से इक्वेशन 4 से। तो क्या आएगा, Q² b² r² बटे m²। क्या क्या कैंसिल होगा, m कैंसिल। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, Q² b² r² बटे 2m। बस सही हो गया, प्रूफ्ड। साइक्लोट्रॉन का इक्वेशन आ गया मेरा काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पर Q क्या है, मान के चलिए प्रोटॉन की चार्ज है, यहाँ पर प्रोटॉन डाल दिए, ये कांस्टेंट रहेगा, प्रयोग के दौरान ये कांस्टेंट रहेगा। अब फिर आगे देखिए B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब चुंबकीय क्षेत्र भी प्रयोग के दौरान ये भी कांस्टेंट रहेगा। M क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान, 2 तो कांस्टेंट है, तो वेरी क्या करेगा, R। देखिए बेग के साथ कौन वेरी कर रहा है, R का मान जितना बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी का मान उतना ही क्या होगा, हाई यानी बढ़ेगा। कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब ये कांस्टेंट हो जाए, क्या Q² b² बटे 2m, ये कांस्टेंट है, तो R हो जाएगा मैक्सिमम। उस स्थिति में क्या आएगा जी, काइनेटिक एनर्जी का मान भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तभी शो करेगा जब R हो जाएगा मैक्सिमम। समझ में आ गया। इसे क्या सीखने को मिला कि कण अगर गति करेगा तो जितना दूर भागेगा, इसका सर्किल जितना दूर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का मान भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके बाद इसका 2 को डिमेरिट क्या लिखना है कि साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि साइक्लोट्रॉन ऋणावेशित कण तो हो गया, अब उदासीन कण जैसे न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकता है। समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर पाएगा, कारण क्या है, जो कि उसका वेग कम होगी। जब साइक्लोट्रॉन का निम्न वेग ग्रहण करने पर भी यह बहुत उच्च वेग से गति करता है। दूसरा बात है जो उदासीन कण है, उदासीन कण इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव नहीं पड़ेगा तो क्या ये घूमेगा, नहीं घूमेगा। समझ में आ गया। तो यही था साइक्लोट्रॉन का इक्वेशन। अब देखिए इससे क्या न्यूमेरिकल बनेगा, ये सब इक्वेशन याद रखिएगा। जैसे टाइम पीरियड से इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग जब जाएंगे, इसके बाद वाले टॉपिक में, तब इससे भी हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी से भी न्यूमेरिकल देखेंगे। तिर्जा, इसका तिर्जा के लिए भी न्यूमेरिकल देखेंगे, उसका वेलोसिटी के लिए भी हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इसका आगे वाला चैप्टर में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल। क्लियर। तो चलिए आज का क्लास इतना ही।